जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित लिल्हा और आज लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे हम लोग गवर्नमेंट बजट के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीयूईटी एग्जामिनेशंस के लिए रेलेवेंट होगा। तो वो सभी लोग जो कि सीयूईटी एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स उनका एक डोमेन सब्जेक्ट का पार्ट है, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के अंदर में हम लोग गवर्नमेंट बजट के वो कुछ तमाम एमसीक्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सॉल्व करेंगे। इसी में होगा हमारा एक प्राइज विनिंग ₹101 का एक क्वेश्चन जिसको कि आपको कमेंट सेक्शन पर आंसर करना होगा। वो कौन सा क्वेश्चन होगा ये आपको बीच में पूरा सेशन देख करके ही मालूम चलेगा। तो आप पूरा सेशन देखिएगा, साथ साथ में पार्टिसिपेट करिएगा। जब हम आंसर्स दे रहे हैं आप भी पूरी तरीके से आंसर्स देने की कोशिश करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछिएगा और कोई डाउट नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसा यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन गवर्नमेंट बजट के एमसीक्यूज के साथ में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सेंट्रल बजट इज प्रेजेंटेड इन इंडिया ऑन डैश ऑफ एवरी ईयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो हर साल फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी को प्रेजेंट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं 1 फरवरी को द गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड। नेक्स्ट, स्ट्रीट लाइट के ऊपर अगर खर्चा किया जा रहा है तो ये कैसा खर्च माना जाएगा? क्या ये प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक, किस टाइप का गुड माना जाएगा? प्राइवेट गुड, गवर्नमेंट गुड, पब्लिक गुड। तो बेसिकली स्ट्रीट लाइट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट टैक्स। हमसे कहा गया कि करेक्ट पेयर फाइंड आउट करिए। आपको मालूम भी होना चाहिए कि हर एक टाइप का टैक्स कौन सा होता है। हम लोग इन एमसीक्यूज के अंदर में ना कि सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में एमसीक्यूज को भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको भी रिकैप करें। तो प्रोग्रेसिव टैक्स कैसा होता है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, हायर इनकम लेवल के ऊपर में हायर टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि हर किसी के ऊपर में एक बराबर टैक्स लग रहा है। सिमिलरली प्रोपोर्शनल टैक्स के अंदर में एक पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स होता है, फिर जितना भी अमाउंट हो वही रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेगा। और फिर एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। इसमें से अगर हम लोग करेक्टली मैच करें तो ओनली प्रोग्रेसिव टैक्स इज करेक्टली मैच कि टैक्स रेट इंक्रीजेस विद राइज इन इनकम। टैक्स रेट बढ़ता जाएगा विद राइज इन इनकम। जैसे हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स का स्लैब रेट है 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर 20%, फिर 30%, इस तरीके से। तो वो क्या हुआ? प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए का 1, ये करेक्टली पेयर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? क्या गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट एज सच कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है। कर ले हम वो अलग बात है, लेकिन क्या ये कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोग कहेंगे इज दी राइट आंसर। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है लेकिन बजट में स्पेसिफिकली इसको प्लान नहीं किया जाता। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के अंदर में क्या था? एलपीजी गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे, खास करके रूरल एरियाज में, ताकि उनको वो चूल्हे से जो उनको हवा से चलाना होता था, कोयले वगैरह की मदद से, लकड़ी वगैरह की मदद से चलाते थे, उन सब चीजों से आजादी मिल सके। तो इसके लिए बेसिकली उज्ज्वला योजना शुरू किया गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज फुलफिल्ड इन दिस केस? गवर्नमेंट बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव इससे फुलफिल हो रहा है? तो इससे जो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का फुलफिल हो रहा है, सोचिए साथ में क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रीएलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज, जहां पे ज्यादा रिक्वायर्ड है वहां पे डाल रहे हैं रिसोर्सेज को। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेज क्यों क्रिएट किया जाता है? सेज इज क्रिएटेड फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो the answer is it is done for your balanced regional development। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो कुछ कुछ जगहों को एक सेज डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पे फिर सरकार टैक्सेस का कंसेशन देती है, वहां पे सरकार बाकी चीजों की छूट देती है। तो सेज डिक्लेयर करने से क्या होता है कि हर एक जगह का रीजनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी टैक्सेस वगैरह की माफी होगी तो बिजनेस आएगा, तो इस वजह से उस एरिया का डेवलपमेंट हो पाता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर किसका हिस्सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का है? दोनों का हिस्सा ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ योर
your revenue expenditure. So basically defense expenditure is a revenue expenditure because क्या होता है कि आप डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, तो क्या डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने से हम कहें कि गवर्नमेंट की कोई असेट बढ़ गया या फिर कोई लायबिलिटी घट गई? नहीं, कोई असेट नहीं बढ़ा, वो तो डिफेंस का खर्चा है, कोई लायबिलिटी नहीं घटी। तो डिफेंस के ऊपर खर्चा करने से, अगर आप कैपिटल इक्विपमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो डिफेंस के ऊपर खर्चा करने से कोई कैपिटल असेट नहीं आया, यानी इंक्रीज इन असेट नहीं हुआ, डिक्रीज इन लायबिलिटी नहीं हुआ। तो अगर इंक्रीज इन असेट नहीं हुआ, डिक्रीज इन लायबिलिटी नहीं हुआ, लेकिन खर्चा हुआ, तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द करेक्ट पेयर। इसमें से करेक्ट पेयर लिखिए, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस इज क्या? इज इट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पहली बात, अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज अ रिसीप्ट। कट करिए इसको। ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? नो, अगेन अगर आ रहा है पैसा तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा? इट इज अ रिसीप्ट। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से क्या पैसा आ रहा है? हाँ। क्या कैपिटल रिसीप्ट है? हाँ, क्योंकि असेट बेच करके आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट? नहीं, एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी का 3। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और जहां पर भी फिस्कल डेफिसिट है, याद रखना, जहां पर भी फिस्कल डेफिसिट शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसकी जगह बोरोइंग्स इस्तेमाल किया जा सकता है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स होता है, तो उस फिस्कल डेफिसिट की जगह बोरोइंग्स यूज किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट की जगह बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लोन टू स्टेट गवर्नमेंट आर अ पार्ट ऑफ। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया गया तो फिर ये किसका हिस्सा आएगा? क्या ये लोन दिया जाना किसमें है? स्टेट गवर्नमेंट को दिया हो, किसको भी दिया हो, लोन दिया जाना क्या है? लोन देना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि लोन देने से एक असेट बनता है, डेटा क्रिएट होता है, तो हम कहेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आइडेंटिफाई द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गिवन बिलो। इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करिए। क्या परचेज ऑफ शेयर ऑफ पीएसयू क्या एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? लोन्स एडवांसेस क्या एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सब्सिडी गिवन टू पब्लिक या एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड? भैया शेयर्स खरीदे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन दिए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सिडी दिए हैं, इससे क्या कोई एसेट आएगा? नहीं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट? इसमें से कौन सा फिस्कल इंस्ट्रूमेंट का टूल नहीं है? टैक्सेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है, सब्सिडी फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कम पैसा पड़ने पे लोन ले लेना ये भी फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, ये आरबीआई इसका इस्तेमाल करता है, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट, सेकेंड आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 के दौरान इंडिया को कई मेडिकल इक्विपमेंट्स मिले, तो भैया क्या वो लोन वगैरह के तौर पे मिले? नहीं, वो तो ऐसे ग्रांट्स डोनेशन के तौर पे मिले। और ग्रांट्स डोनेशन हमेशा कहां आते हैं? रेवेन्यू अकाउंट में, क्योंकि उससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, तो उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीप्ट। राइट द करेक्ट पेयर। रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, ये तो हमको सही लग रहा है। फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग, कैपिटल रिसीप्ट other than borrowing? Nah. It is basically total receipt excluding borrowing minus total expenditure. A primary deficit is total deficit minus interest payment? No. It is fiscal deficit minus interest payment. तो सही कौन सा हुआ? A का पॉइंट नंबर 1। A का पॉइंट नंबर 1। अब इस बार भैया 15th क्वेश्चन है हमारा। आपने बड़े ही पेशेंटली देखा ये पूरा का पूरा सेशन। 15th क्वेश्चन है हमारा वो स्कॉलरशिप वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्राइज वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 अब आप सॉल्व करिए और इसका कमेंट सेक्शन पे आंसर लिखिएगा। आपको इसमें से करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। हम आपको अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ के सुना दे रहे हैं। ए देखो, A1 B2 C3 D4 जो भी होगा 1 2 3 4 के हिसाब से करना होगा। रेवेन्यू बजट, इट इज एन अकाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। Capital budget, it shows current receipt and expenditure. Deficit budget, it is a budget in which the expenditure exceeds the revenue. क्या ये एक ऐसा बजट है जिसके अंदर में एक्सपेंडिचर ज्यादा होती है रेवेन्यू से? कैपिटल बजट, करंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, क्या ये दिखाता है?
बैलेंस्ड बजट इट इज अ बजट विच कैपिटल रिसीट्स आर इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो इक्वल तभी बैलेंस्ड बजट कहा जाएगा, या हो सकता है ओवरऑल हो। डेफिसिट इट इज अ बजट इन विच एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। A part revenue budget, it is an account of assets liability. B part capital budget, it shows the capital receipts and expenditure. ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे आप इसको रेवेन्यू रिसीट्स मान सकते हो। तो क्या यहां पे डेफिसिट बजट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीप्ट होता है या टोटल रिसीप्ट होता है, सोच लेना। तो भैया ये है आपके चार ऑप्शन, अगर ए वाला करेक्टली मैच्ड है तो 1, बी वाला करेक्टली मैच्ड है तो 2, सी वाला करेक्टली मैच्ड है तो 3, डी वाला है तो 4। ए बी सी डी कोई भी एक ऑप्शन आप इसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, आज मेरे पास यही 15 सवाल थे और यही आखिरी सवाल था आपके लिए। होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर से करिएगा, इसको कमेंट सेक्शन पे एक बार जरूर से बताइएगा कि इसका जवाब क्या है। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ साथ में हर बार प्रैक्टिस करते हैं। चैनल के साथ में जरूर से जुड़े रहना भाई, ठीक है, और शेयर करना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, कीप स्टडिंग, बहुत मेहनत से पढ़िए। ठीक है, सीयूईटी एग्जामिनेशंस में आपको अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।